हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि फरवरी 2015 का है आपका। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द ह्यूमन आई। आपको रॉड्स एंड कोन्स के बारे में बताना है कि इनका क्या काम होता है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी की पिक्चर भी यूज़ की है जिससे आपको पता चल सकेगा कि सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। देखिए, कोन्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट की तरफ, और जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट की तरफ। तो इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है रॉड्स एंड कोन्स के लिए। तो देखिए, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट की तरफ नहीं। रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, नो, डिम लाइट के लिए होते हैं। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यस। यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको नीचे कुछ 5 टर्म्स दे रखी है। लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी एंड फ्लड्स। अर्थक्वेक के कारण क्या क्या होता है आप इनमें से बताइए। तो देखिए, फिर से यहाँ पे आपके लिए पिक्चर यूज़ की गई है, एनसीईआरटी से ली गई है जो कि। तो यहाँ पे आप ये लाइन पढ़ सकते हैं कि अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या कॉज करता है अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपका किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। 2, 4 एंड 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। An object is vibrating at 5000 hertz. The time period of sound produced is, ये आपके लिए न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 5000 हर्ट्ज से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5000 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना प्रोड्यूस होगा। द टाइम पीरियड ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इज, सॉल्व करते हैं। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/f होता है। और f कितना दिया गया है आपको? 5000। तो 1/5000 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो होगा 0.0002 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन से प्लैनेट की अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, वीनस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bus covers the first 10 km per hour of its journey at an average speed of 40 km per hour and remaining 45 km at an average speed of 60 km per hour. The average speed of the bus for its total journey is, यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड निकालने को बोला गया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे? शुरू के आपके हो गए 10 किलोमीटर और बाकी रिमेनिंग हो गए आपके 45 किलोमीटर। तो 10 + 45 आपका हो जाएगा 55 आपका टोटल डिस्टेंस, प्लस टोटल टाइम। टाइम यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, शुरू की कितनी थी डिस्टेंस उसकी? 10, और स्पीड कितनी थी? 40, और बाकी रिमेनिंग कितनी थी उसकी? 45 उसकी डिस्टेंस था, और उसकी एवरेज स्पीड थी 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से हैं कि किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शंस। आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले किडनी आती है, फिर यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा एंड लास्ट में आता है आपका यूरिनरी ओपनिंग। तो आप इसमें करेक्ट सीक्वेंस लगा सकते हैं। सबसे पहले है किडनी, फिर है आपका यूरेटर, फिर आपका यूरिनरी ब्लेडर और लास्ट में है यूरेथ्रा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प्स, दस रिजल्ट ड्यू टू। आपने देखा होगा जब हम कुछ ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो वो उसका रीज़न क्या होता है मसल क्रैम्प्स का? उसका जो रीज़न होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो एनसीईआरटी की लाइंस, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है आपका? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड के कारण आपके मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोलियो इज कॉज्ड बाय। आपको यहाँ बताना है पोलियो किसके कारण होता है। यहाँ पर आप ह्यूमन डिजीज देख सकते हैं, इसमें पोलियो को देखिए, इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है आप इसका वायरस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वायरस। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपको इनमें बताना है कि किसका डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई भी इनका काम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड रेक्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी काम नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को करने के लिए। आप ऑप्शन फर्स्ट में देख सकते हैं, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल होता है डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो होता है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन और वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकालती है। फिर से आप देख सकते हैं बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी लार्ज इंटेस्टाइन दे रखा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका अपने आप लास्ट ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन नहीं दी हुई है। उसमें आपके आते हैं बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड रेक्टम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following can be used to form a virtual and magnified image of an object? देखिए, लेंस और मिरर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंसेज से रिलेटेड। लेंस और मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म करता है। जो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करते हैं वो हैं आपके बोथ, कौन कौन? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज सेट ऑफ रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं आपके? ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं? जुगाल। आपने देखे होंगे ऐसे जानवर जो जुगाली लगाते हैं। कैसे? पार्शली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम स्टोमक टू माउथ फॉर फर्दर चूइंग। ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, बफेलो, काउ एंड डियर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विली। ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स विली के। तो देखिए पढ़ते हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, they have a network of thin and small blood vessels close to the surface, they have small pores through which food can easily pass। तो यहाँ पे आपको बताना है
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल द विली टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर आपको विली के कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं जो कि क्या काम करता है। विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विली आप जानते होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका काम क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। थिन ब्लड वेसल्स होती हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 एंड 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन है इसके। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, दे हैव वेरी थिन वॉल्स। यस, ये राइट है कि इसके जो वॉल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा कैसी होती हैं, थिन होती हैं। सेकंड भी ये सही है इसका, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है एडिबल प्लांट्स कौन कौन से। बनाना, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, pumpkin. Select from these a pair of plants which has two or more than two edible parts. यहाँ पर आपको ये 4 प्लांट्स दे रखे हैं, इनसे आपको बताना है कि किससे हमें इनके पार्ट्स से एक या दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बनाना एंड पम्पकिन। बनाना का जो हम बनाना केला खाते हैं उसे फ्रूट तो हम खाते ही खाते हैं, साथ में उसके फ्लावर का भी यूज़ होता है। और पम्पकिन के हम सब्जी तो हम खाते ही हैं, साथ में उसके जो ट्विग्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उनकी भी सब्जी के तौर पे यूज़ किया जाता है। फ्लावर भी उनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उसके एडिबल पार्ट्स कितने हो गए, 2 और 2 से ज़्यादा हो गए बनाना और पम्पकिन के। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg स्लाइडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस with a uniform speed of 3 meter per second. The force required to keep the object moving at the same speed along same straight line is। देखिए क्वेश्चन को आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्म दी गई है फ्रिक्शनलेस। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसका कितना भी मास क्यों ना हो जाए, जब वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव स्लाइड कर ही नहीं सकता, पहली बात तो उसका कितना फोर्स लगेगा, 0 न्यूटन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 न्यूटन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। Which one of the following elements must be available in sufficient quantity in water of pond in at tadpoles are growing। यहाँ पर ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिल जाएगी कि जो टैडपोल्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है पानी में, उस एलिमेंट का नाम बताइए। उस एलिमेंट का नाम है आयोडीन। पानी में उनको आयोडीन की ज़रूरत होती है, अगर पानी में आयोडीन नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे टैडपोल्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज। रिप्रोडक्शन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपने यहाँ पे। सबसे पहले होते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन, फिर गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है हमारा, एम्ब्रियो। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गैमेट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट, और लास्ट में क्या बनता है, एम्ब्रियो। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, 4, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम। आउट ऑफ दीज द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल इज। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के पार्ट्स बताने हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर। तो आपको बताने हैं कि न्यूक्लियस के इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है क्रोमोसोम, जीन भी प्रेजेंट होता है, और आपका थर्ड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टरिक एसिड बताना है कि आपको किस में प्रेजेंट होता है,
लेमन्स में आंवला, अनराइप मैंगोज एंड ग्रेप्स। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है आपका? अनराइप मैंगोज एंड फोर्थ क्या है? ग्रेप्स। कच्चे आम और अंगूर में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि कैसे होते हैं प्लास्टिक्स। ड्यूरेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉन रिएक्टिव? नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही नहीं सकता प्लास्टिक। ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन रिएक्टिव, ये भी रॉन्ग है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होता प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से फायर कैच कर लेता है, पिघल जाता है हीट प्रोड्यूस होने पर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइट इन वेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो अपने आप यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन कौन सा बच गया? फोर्थ। ड्यूरेबल होता है, लाइट इन वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। It refers to the total number of individuals of particular species living in an area. It refers to the flora and fauna of particular species in a given area. It refers to the various species of flora and fauna present in an area. It is an artificially protected area for animals. The true statement about biodiversity is R. यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इट रिफर्स टू द वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन एन एरिया। ये किसको रिफर करता है बायोडाइवर्सिटी? वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा आपके फ्लावर्स हो गए और फौना आपका एनिमल्स आ जाते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा बायोडाइवर्सिटी का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।